हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। तो इसमें आज हमको पढ़ना है कि डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, और इसी में हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से देखना है। साथ ही साथ रेट एक्सप्रेशन लॉ या रेट लॉ इक्वेशन आज हमको देखने हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने ढेर सारे ऐसे फैक्टर देखे थे। कैटालिस्ट देखा था, टेम्परेचर देखा था, कंसंट्रेशन देखा था। तो बेसिकली जो कुछ भी देखा था उसमें से मैंने बोला था कि टेम्परेचर की बात हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस इक्वेशन। और आज हमको बात करनी है कंसंट्रेशन की, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि कंसंट्रेशन जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ले रहे हैं, A प्लस बी एरो C plus D. A plus B is reactant and C plus D is product. You all of know very well about this. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। डिक्रीज के लिए मैं डाउन एरो यूज कर रहा हूँ और इंक्रीज के लिए मैं अप एरो यूज करूंगा, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा किसका? रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा जब रिएक्शन प्रोसीड होगी। यानी अगर इसके लिए हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ खींचें और आपको एक्सप्लेन करें तो बहुत ही अच्छा एक ग्राफ हमको मिलेगा। ये देखिए, आप भी मेरे साथ ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइम और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ, आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कंसंट्रेशन, यानी कि ये ऊपर कंसंट्रेशन है और ये हमारा टाइम है। कंसंट्रेशन हमारा मोल पर लीटर में रहता है, टाइम हमारा सेकंड में रहता है। आई होप क्लियर। अब अगर हम रिएक्टेंट के लिए ग्राफ खींचें तो मैंने बताया कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी डालना है, तो इस बाल्टी का पानी जैसे जैसे कम होगा उस बाल्टी में ज़्यादा होगा। वो दूसरी बाल्टी प्रोडक्ट है, पहली बाल्टी रिएक्टेंट, पहली बाल्टी का पानी, तो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो रिएक्टेंट में डिक्रीजमेंट आएगी। यानी कि अगर हम रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात करें, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये घटता जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन था जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई थी, बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई, ये हमारा रिएक्टेंट है, उसके लिए ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये डिक्रीज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज होता गया ये इंक्रीज होता गया। तो इसके लिए ये ग्राफ, ये जो हमारा है ये प्रोडक्ट के लिए है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि कैसे रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? सीधी सी बात है कि अगर हमारा ये 100% है, ये 0% है, ये देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये हमारा 100% है, ये 0% है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एक टाइम के बाद ये 50% हो जाएगा, ये 50%, यानी कि 50% इसका कंजप्शन हो जाएगा, 50% इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक टाइम आएगा ये 0% बचेगा, ये 100% बचेगा जब कंप्लीट प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। यानी कि बात करें अगर कंसंट्रेशन की तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। अब चलिए डायरेक्ट आते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ROR भी बढ़ेगी। ROR मीन्स आप समझ रहे हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। इट मीन्स अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगी। इसी चीज को, इस कोरिलेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को समझाने के लिए हमारा रेट लॉ आया या रेट एक्सप्रेशन लॉ आया। तो आइए हम देखते हैं कि रेट लॉ क्या है या रेट लॉ इक्वेशन क्या है, जिसमें हमको रेट कांस्टेंट मिलेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा और मोलर कंसंट्रेशन के टर्म को हम समझेंगे। तो सबसे पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रेट एक्सप्रेशन लॉ लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच के रिलेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है
कि इट इज एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं कि रेट लॉ किसके विषय में है। रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, जो इंडिकेट करता है कोरिलेशन को रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या रिलेशन है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा, बट कुछ केस में ये अनअफेक्टेड रहता है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम देखेंगे, आप अभी उतना क्लियर नहीं होगा, जब धीरे धीरे 2-3 मिनट टाइप टाइम दीजिए, फिर देखिए ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। मैथमेटिकली इसको देखें, देन आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, A+B एरो प्रोडक्ट। अब हमको केवल रिएक्टेंट की बात करनी है तो C+D लिखना जरूरी नहीं है। A+B हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और A का कंसंट्रेशन हम एक्टिव मास के फॉर्म में दिखाते हैं, यानी कि ऐसे दिखाते हैं, और B का ऐसे दिखाते हैं। ये चीज़ आपको पता ही है, क्योंकि एक्टिव मास हमारी एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बस इसको बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं, क्लियर। चलिए ठीक है। अब हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर इसके लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो ROR इज इक्वल टू इक्वल नहीं लगेंगे, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ये साइन लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, क्लियर। अब अगर मान लीजिए A के पावर x से B के पावर y है, ये हमने माना, अभी मैं बताऊंगा क्यों हमने ऐसा माना। ऐसा गिवन डेट रहेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी x और y की, हम खुद से नहीं लिख सकते इसकी वैल्यू, अभी क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनल को हमने K लिया, K क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है, अभी और क्लियर होगा जब हम लिखेंगे A के पावर x एंड B के पावर y। अब हमको ये जो मिला ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है रेट लॉ एक्सप्रेशन, जी हाँ बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या हमको मिला। तो ये जो K है हमारा, ये रेट कांस्टेंट है, ये जो K हमारा है ये रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारा A और B क्या है। तो A और B क्योंकि एक्टिव मास के फॉर्म में है तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, क्लियर ना। अब बात करते हैं ये X और Y कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, X A का ऑर्डर है, X A कंसंट्रेशन का ऑर्डर है और Y B का ऑर्डर है, और अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो X + Y हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप कहेंगे बस यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसी को हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जी हाँ, मैंने आपको बताया ना कि इसी को पूरे चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है। X + Y हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट अभी ये क्लियर नहीं होगा, जब इसकी बढ़िया से डिफिनीशन देखेंगे और हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे देन ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आप सोचेंगे X की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स X और Y की वैल्यू यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये फिक्स दी गई है। कुछ रिएक्शन के लिए जो ऑलरेडी डिटरमाइंड है तो हम बता सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, कुछ के लिए आगे दी जाएगी तो हम इसको रट सकते हैं बट फाइंड आउट नहीं कर सकते। हो सकता है ये 1 हो, x + y की वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है 2 हो, तो भी ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन को क्लियर एंड कंप्लीट लिखना है तो x और y की वैल्यू भी हमको जाननी पड़ेगी। इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन भी एक्सपेरिमेंटली ही लिखा जा सकता है, ये भी हम थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते, क्लियर। अब चलिए बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हमारा K रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। A हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, B भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, X एंड Y हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्लियर। ये इतना हमारा रेट लॉ है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये हमारा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। इतना इजी था रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ये क्यों दिया गया, मैंने ऊपर लिखा इट इज एक्सप्रेशन व्हिच डिनोट द रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये के इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि इसके रिलेशन को दिखा रहा है। बेसिकली मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी बढ़ेगा। इट मीन्स अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। मैंने जस्ट अपोजिट बता दिया था तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब यहां से हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, क्या इसको हम थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है तो उसमें कुछ रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है
वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। आप कहेंगे ये हमको समझ में नहीं आया बात, तो हम आपको समझा रहे हैं इस बात को। मान लीजिए हम यहाँ पे अनदर लेते हैं एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल या अनदर रिएक्शन लेते हैं। हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारा है एक्स ए प्लस वाई बी एरो प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एक्स वाई क्या है स्टूडेंट्स, जो ये हमारा एक्स एंड वाई है इसी को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप लिख लीजिएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये जो x और y है ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर ये इक्वल होता है तो हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक है, अगर ये अनइक्वल यानी कि इसका रेशियो अनइक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। इतना तो क्लियर होगा। तो ये जो x और y है ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब अगर हम कहें इसके लिए हमको रेट एक्सप्रेशन ला लिखना है तो हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, हम ROR इज इक्वल टू के लगाएंगे, रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे, बट ए के पावर हम कहीं पे x लिख देंगे और y। तो कुछ इक्वेशन में ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये मैच करता है किससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि x और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फिर से ध्यान से सुनिए, कुछ केसेस में ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैच करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। बात करें किस केसेस में, अगर रिएक्शन सिंपल है तो यही स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, बट अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ये मे भी मैच भी कर सकता है, मे नॉट, या तो मैच करेगा या तो नहीं, बट कंफर्म नहीं है कि मैच ही करेगा। यहां से ये क्लियर हुआ कि रेट एक्सप्रेशन ला अगर ये सिंपल रिएक्शन है देन ये सही है, बट अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू है। यानी कि यहां से ये क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम नहीं डिटरमाइन कर सकते क्या, रेट एक्सप्रेशन ला। ये एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक्स वाई है क्या, मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस चैप्टर में हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बहुत ही एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। देन हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी पूरी डिफिनीशन। स्टूडेंट्स बोर्ड पे मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है इसी टॉपिक पे। यहां से न्यूमेरिकल्स और आपके कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, एज वेल एज IIT JEE एंड नीट और बोर्ड एग्जाम में भी। तो आइए बात करते हैं कि इसको समझने के लिए इसको हम डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में। पहले एक हम रिएक्शन लेते हैं, A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। आप बोलेंगे सर हमेशा A प्लस बी ही लेते हैं, क्योंकि A प्लस बी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप भी ABCD पढ़े होंगे। अब देखिए अगर हम A प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है, इसके लिए हम रेट लॉ लगाएं, तो बेसिकली हमने जो किया था वही करेंगे। यहाँ पे रेट लॉ के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। इफ A की पावर x है, B की पावर y है, देन हमने क्या बोला कि x प्लस वाई जो पावर है उसका जो सम है यही हमारा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यानी कि मैंने क्या बोला था कि ये जो पावर है ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब A की पावर x ये A के लिए ऑर्डर है और B की पावर y ये B के लिए ऑर्डर है। अगर पूरी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो x प्लस वाई को हमने सम कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया। तो यहाँ से डिफिनीशन बनाई है। यहाँ से हमने डिफिनीशन क्या बनाई, खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस सम, आप भी लिखिए दिस सम ऑफ पावर। अब ये पावर का सम है लेकिन किसके ऊपर है, प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन, और किसके कंसंट्रेशन, ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ऑफ रिएक्टेंट। एक बार फिर से पढ़ते हैं, दिस सम ऑफ पावर प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसमें, इन रेट एक्सप्रेशन लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ expression is called order of reaction। अब हिंदी में इसको कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश ज़्यादा आसान लग रही है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि जब हम रेट लॉ में अप्लाई किए A की पावर x, B की पावर y, देन इसके पावर को अगर हम ऐड कर दें तो जो हमारा मिलेगा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने इसको डिफाइन की है कि अगर आपसे पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो मैंने लिखा है द सम ऑफ द पावर प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि एक्स वाई कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट पावर है,
ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ही आसान इसकी डिफिनीशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये डिटरमाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि जब रेट लॉ एक्सप्रेशन ही हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंटल है। हाँ लिख सकते हैं, बट अगर रिएक्शन सिंपल है। अब आप सोचेंगे सर क्या कब से सिंपल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि सिंपल रिएक्शन के लिए कैसे जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, यानी कि रेट एक्सप्रेशन ला लिखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ रिएक्शन जो सिंपल है और उसके एग्जांपल। मान लीजिए कोई रिएक्शन सिंपल है, यहाँ पे हमने लिख लिया फॉर सिंपल, ये चीज लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल रिएक्शन के केस में ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर ना। और बाकी के केस में एक्सपेरिमेंटल, उसके केस में भी एक्सपेरिमेंटल, बट ये इक्वल आती है। अब देखिए सिंपल रिएक्शन मान लीजिए हमने लिया 2A गिव्स आउट प्रोडक्ट, इसके लिए अगर हम आपसे कहें कि रेट एक्सप्रेशन ला लिखना है या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू K हमारा रेट कांस्टेंट है, ब्रैकेट में A के पावर 2 लिखेंगे, क्लियर। यानी कि यहाँ पे जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, 2 है, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये जो हमारी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, बट इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन, नॉट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसको हम करते हैं रफ। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्लियर होगी। एक और डिफिनीशन है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो भी रिएक्शन। एक डिफिनीशन तो ये है हमारी कि सम ऑफ पावर प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और किसमें, रेट एक्सप्रेशन लॉ में, क्लियर। एक सेकेंड डिफिनीशन है नंबर ऑफ दोज मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल की संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और अगर ये दोनों रिएक्टेंट, 2 मोल है रिएक्टेंट के, अगर ये दोनों मोल रिएक्टेंट इसकी रेट को अफेक्ट करते हैं देन इसकी ऑर्डर सेकंड होगी। तो यहां से एक डिफिनीशन हमने बनाई, ये दोनों अगर इसकी रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसके लिए सेकंड ऑर्डर हमने बोला। इट मींस डिफिनीशन ये, अगर मान लीजिए एक यहां पे अफेक्ट कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी डिफिनीशन यहां से बनेगी कि नंबर ऑफ दोज मॉलिक्यूल which concentration determine the rate of reaction, number of those molecule which concentration determine rate of reaction, जिसके concentration determine करते हैं rate of reaction को, is called order of reaction। I hope वो वाली ज़्यादा आसान थी, sum of power वाली, तो वही आप याद करिए। लेकिन ये चीज़ जानिए कि अगर यहाँ पे 3 भी लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है और केवल इसके 2 मोल इसकी रेट को अफेक्ट कर रहे हैं देन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ये हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो, यानी कि ये 3 हो उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर 2 मोल ही अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिनेशन करने में, देन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्डर आएगा वो सेकंड आएगा, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर होगा। तो मैटर ये करता है कि कितने मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइन करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट डिटरमिनेशन में इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारी सिंपल होती है, कौन सी कॉम्प्लेक्स, एक बार आपको समझाने के लिए, और किस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, और किस रिएक्शन के लिए ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि कितने मोल उसकी रेट को अफेक्ट कर रहे हैं या रेट डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, या हम कहें डायरेक्टली तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, बट कुछ केस में जो सिंपल रिएक्शन है उनमें ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैच करती है। अब देखते हैं कि सिंपल रिएक्शन कौन सी है। सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाए। 1 स्टेप बोले तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनी देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो मल्टीपल स्टेप कंसिस्ट की हो अपने आप में, यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में 1 2 3 ट्रांजिशन स्टेट लगी और 2 इंटरमीडिएट हमारे 2 इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी। ये आई मीन्स इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट। जब आप ऑर्गेनिक पढ़े होंगे क्लास 11th में देन आपको ये चीज़ें बताई गई होंगी कि रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज भी बनती है और ट्रांजिशन स्टेट भी आती है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इस स्टेप में, यानी कि सिंपल में केवल एक स्टेप में कंप्लीट होगी रिएक्शन, इसका हम ऑर्डर बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक से मैच कराते हैं या मैच करती है। बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है। हो सकता
सकता है कि यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन बहुत तेज हो और यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन बहुत स्लो हो, और जो रेट डिटरमाइंड वाला स्टेप हो वो ये सेकंड स्टेप हो, सेकंड इंटरमीडिएट, भले ही ये स्लो है। आप पूछेंगे सर ये कैसे, कैसे ये हो सकता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये खूब फास्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक फास्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक स्लो हुआ। अब आप सोचेंगे और मैं कहूँ कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो स्लो है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि ये एक रास्ता है और आपको यहाँ पहुँचना है, यहाँ हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, क्लियर। और इस रास्ते में बीच में ढेर सारा ये गड्ढा है और ये बहुत ही सकरा रास्ता है, क्लियर। अब यहाँ पे खूब सारी ट्रैफिक लगती है। अब देखिए अगर हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो हम 2 मिनट में पहुँच सकते हैं, बट डिपेंड ये करेगा कितना टाइम लगेगा कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स रेट का डिटर्मिनेशन केवल यही स्टेप कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ ही स्टेप ऐसे हो सकते हैं जो रेट का डिटर्मिनेशन करें और हो सकता है सारे स्टेप करें। तो इस रीजन से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, या रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करिए ये हमको नहीं पता होता। बट इन द केस ऑफ सिंपल रिएक्शन हियर वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज मैच टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे हम कुछ सिंपल रिएक्शन लेते हैं और उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए रिएक्शन हमारा A+A गिव्स आउट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को हमने P से लिया। इसके लिए अगर हम रेट एक्सप्रेशन ला लगाएं तो रेट एक्सप्रेशन ला, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A। अब मान लीजिए यहाँ पे कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक एक है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है, तो 1+1। अब हमने क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टूडेंट सब N से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू 1+1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये 1 स्टेप में कंप्लीट हुई। इसी तरह अगर कहीं पे हमको मिल गया 3A गिव्स आउट प्रोडक्ट, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये हमारी 3 है, ठीक है। इसके लिए हमको रेट एक्सप्रेशन ला लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ब्रैकेट में A कंसंट्रेशन है सम ऑफ पावर। तो हमारी पावर कितनी है 3 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 3 है। ये सिंपल केस में मैच कर रही है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। और ये जो हमारी रिएक्शन है क्योंकि n की वैल्यू 3 है, हेंस इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है हमारी 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, थर्ड ऑर्डर। 0 ऑर्डर कब होगी, जब मतलब ही नहीं है कि कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन केवल 1 मोल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 मोल कंसंट्रेशन चेंज होने पे रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड हो रही है तो सेकंड ऑर्डर, और अगर तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन थर्ड ऑर्डर। यहाँ पे तीनों पार्टिसिपेट किए देन इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे 2 पार्टिसिपेट किए देन इट इज सेकंड, यानी कि ये सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। एक चीज आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 1 2 3 ऐसे हो सकती है। आपके सिलेबस में जितना है वो हम पूरा आपको पढ़ाएंगे NCERT से। तो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।